ये कहानी है 1998 की, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ देवीपुर गांव में रहता था। ये गांव अपने आसपास के सभी गांवों के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि यहाँ आसपास के गांव के लोगों के लिए एक अस्पताल, कुछ सरकारी दफ्तर और एक छोटा सा प्राथमिक स्कूल था। देवीपुर का हर कोना अपनी मिट्टी की खुशबू, पेड़ पौधों की ठंडक और लोगों की सादगी से भरा हुआ था। यहाँ के लोग दिल से मिलनसार और बहुत अच्छे थे, और गांव की हर गली, हर चौक अपनी एक अलग कहानी सुनाता लगता था। बचपन में जब मैं वहाँ खेलता, स्कूल जाता और गांव की गलियों में घूमता, तो हर पल एक नई याद और एक नई कहानी बनकर मेरे साथ जुड़ जाता था। एक दिन बंटी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। उसने कहा, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें और वहीं पर कैंपिंग करें। तुम सही कह रहे हो। रानी ने भी उत्साहित होकर कहा। हाँ, वैसे भी हमारी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं आज से। ये सबसे अच्छा आइडिया है, चलो भाई। सब दोस्त तुरंत इस विचार से खुश हो गए और अपने सफर की तैयारी में लग गए। हर कोई रोमांच और मस्ती से भर गया था, जैसे ये छुट्टियां अब सिर्फ यादगार बनने वाली हो। शाम होते ही सभी दोस्त एक जगह इकट्ठे हो गए। उनके चेहरे पर उत्साह और खुशी साफ झलक रही थी। अब वे सभी अपना कैंपिंग का सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बैग्स पैक थे, तंबू और जरूरत का सामान साथ था, और हर कोई इस रोमांचक अनुभव के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हवा में ठंडक, आसमान में धीरे धीरे चमकती हुई शाम की रोशनी और दोस्तों की हंसी, हर चीज इस सफर को और भी खास बना रही थी। अरे रवि, कहाँ रह गया था तू? और सारा सामान लाया है ना? हाँ, लाया हूँ मैं सब जरूरत का सामान। चलो अब जल्दी से निकलते हैं। इतने में रानी हल्की घबराई आवाज में बोली, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जंगल के रास्ते से, वो भी रात में, हम कैसे जाएंगे? बंटी ने तुरंत हिम्मत दिलाते हुए कहा, अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा रानी। रानी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ ठीक है। और फिर तीनों अपने कैंपिंग सफर पर निकल पड़े। रात की खामोशी, जंगल का सन्नाटा और उनके कदमों की आहट, सफर की शुरुआत हो चुकी थी। वे तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ गए। पत्तों की सरसराहट और उनके कदमों की धीमी आहट के बीच राहें और भी संकीर्ण लगने लगी। अचानक रवि रुक गया और अपने कदम थामकर बड़ा ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। बंटी ने चिंता में पूछा, भाई क्या हुआ, रुके क्यों हो? रवि ने धीरे से कहा, वो स्कूल में चौकीदार चाचा रहते हैं। अगर रात में हम उनसे मिल गए तो वो हमें जाने देंगे क्या? बंटी ने हंसते हुए और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। तुम सब उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। थोड़ी देर रुककर बंटी ने चारों तरफ देखा, रास्ता नापा और फिर सबका हाथ थाम कर बोला, चलो अब चलना है, धीरे धीरे और ध्यान से। वो फिर से चल पड़े। रात की स्याही में चमकती हुई रात की हल्की रोशनी, कभी कभी हवा में उड़ता हुआ पत्तों का शोर और उनके दिलों की धड़कनें जो धीरे धीरे तंग पहाड़ी रास्ते में गूंज रही थी। साहस और मिलकर आगे बढ़ने की ठानी हुई थी। रात का सन्नाटा स्कूल के बाहर तक फैला हुआ था। वे तीनों स्कूल की बड़ी लोहे की झांसीदार दहलीज के पास खड़े थे। सामने चौकीदार चाचा अपने कुत्ते के साथ चौकसी पर तैनात थे। कुत्ते की हल्की सी भौंक और चाचा की धीमी सांस सुनाई दे रही थी। चौकीदार ने कठोर आवाज में कहा, अरे बच्चों, यहाँ रात में क्या कर रहे हो? बंटी ने थोड़ी शर्मीलेपन और हिम्मत के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं चाचा, मेरा कुछ सामान रह गया था, छुट्टियों की होने की वजह से सोचा ले आऊं। चौकीदार ने संकोच भरे स्वर में मुंह चुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हें अब नहीं जाना चाहिए, वापस चले जाओ। घंटी बजने से पहले यहाँ नहीं रुकना। तीनों ने आश्चर्य से पूछा, घंटी? कौन सी घंटी? चौकीदार कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में कोई अजीब सा भय था। वो बस बैठे रहा और कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर समय की थकान और किसी पुराने किस्से की परछाएं दिख रही थी। इतने में रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, अरे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बगल में जो खाली मैदान है वहीं चले? बंटी ने बिना देर किए हामी भरी। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। अब तीनों ने
चौकीदार चचा की नजर से बचते हुए धीरे धीरे कदम मोड़े और स्कूल के पास वाले उस सुनसान मैदान की ओर बढ़ गए। मैदान में घास की हल्की महक और रात की नमी फैली हुई थी। दूर तक बस अंधेरा था और बीच बीच में झिंगरों की आवाज। तीनों दोस्त आग के पास बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रानी मुस्कुराते हुए बोली, अब सच में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है ना। तभी रवि बोला, बाहर कैंपिंग करने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। ये आजादी, ये सुकून, सब कुछ अलग ही है। बंटी ने हंसते हुए हामी भरी। सही कह रहे हो, लेकिन अब एक बात बताऊं, मुझे तो जबरदस्त भूख लगी है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। रानी बोली, तो चलो कुछ बना लेते हैं खाने को, तभी तो ये मजा पूरा होगा। रानी अभी खाना बनाने का सोच ही रही थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने जोर लगाया और तीनों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अचानक उनका तंबू हवा में उड़ गया और टुकड़ों में बिखर गया। तीनों बस हक्का बक्का खड़े रह गए। कैंपिंग का सारा मजा बर्बाद हो चुका था। रवि ने घबराते हुए कहा, अरे बंटी, ये बारिश इतनी जोर से कहां से आ गई? अब क्या करें? बंटी ने तुरंत जवाब दिया, लगता है हमें स्कूल के अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन उस चौकीदार ने तो मना किया था अंदर जाने से, अब कैसे जाए। रवि ने धीरे से इशारा किया, अरे देखो, उधर जो दीवार टूटी है वहीं से चलो, अंदर घुस जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अंदर नहीं जाना चाहिए, इतनी रात को, और चौकीदार ने भी मना किया था। जरूर कोई बात होगी, तभी तो उसने रोका था। रानी घबराकर बोली, हाँ, लेकिन अगर अंदर नहीं गए तो इस बारिश और तूफान से कैसे बचेंगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, चलिए उसी टूटी हुई दीवार से अंदर चलते हैं, यही एक रास्ता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सावधानी से टूटी हुई दीवार की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार तीनों उस टूटी हुई दीवार से होते हुए स्कूल के अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, चारों तरफ फैला हुआ अंधेरा और भी गाढ़ा महसूस हुआ। वे अब पुराने झज्जर कॉरिडोर में खड़े थे। बाहर बारिश और हवाएं और तेज हो चुकी थी। टूटी खिड़कियों से आती हुई ठंडी हवा सीटी बजाते हुए भीतर घुस रही थी। छत से पानी टपकने की टप टप आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। रानी कांपते हुए बोली, ये जगह और डरावनी लग रही है जितना मैंने सोचा था। रवि ने धीमी आवाज में कहा, शांत रहो, पहले कोई जगह ढूंढते हैं जहां बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर सकें। बंटी इधर उधर देखते हुए बुदबुदाया, कॉरिडोर बहुत लंबा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई क्लासरूम खुला जरूर मिलेगा। तीनों ने धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाए। उनके हर कदम की आहट सूने कॉरिडोर में गूंजकर और भी डरावनी लग रही थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंधेरे कॉरिडोर में प्रवेश कर गए। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स और टूटी खिड़कियों से हल्की सी हवा आ रही थी। कॉरिडोर के फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थी और कहीं कहीं जाले लटके हुए थे। रानी ने घबराते हुए कहा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से अजीब सी गंध आ रही है। रवि ने टॉर्च निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की हल्की रोशनी में टूटी बेंचें, दीवारों पर पुराने पोस्टर और जाले नजर आए। हर कोना जैसे अपनी कोई कहानी सुनाता था। बंटी ने धीरे से फुसफुसाया, चलो किसी क्लासरूम में चलते हैं, बाहर की हवा से तो अच्छा होगा। वे धीरे धीरे कॉरिडोर के अंत की ओर बढ़े। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उन्होंने धक्का दिया और अंदर चले गए। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। तीनों के कदम वहीं रुक गए। रानी ने घबराकर बंटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? रवि ने डरते डरते आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाजे के बाहर से वही आहट लगातार सुनाई देने लगी। और फिर अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर गई और वहां एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़के की परछाई खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें गहरी काली और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उस परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक ठंडी कांपती हुई आवाज कमरे में गूंजी। तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो?
रानी कांपती आवाज में बोली। ये कौन है? बंटी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। कौन हो तुम? क्यों हमारा रास्ता रोके खड़े हो? लड़का धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात यह थी, फर्श पर उसके पैरों की आहट तक नहीं थी। बस कमरे का सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। रवि ने घबराकर टॉर्च उसकी ओर कर दी और उसी पल लड़के का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ अब भी मुस्कुरा रहे थे। फिर वो ठंडी और धीमी आवाज कमरे में गूंजी। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदा हो। मैं भी कभी इसी स्कूल का छात्र था। रानी ने डर के मारे बंटी का हाथ कसकर पकड़ लिया। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दीवारों से जैसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। लड़के ने फिर कहा, मेरी कक्षा इस स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में थी। एक दिन दीवार भरभरा कर गिरी और मैं उसके नीचे दब गया। काले आंसू उसकी आंखों से टपकने लगे और तभी कमरे की सारी खिड़कियां अचानक धड़ाम धड़ाम करके बंद हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। पूरा स्कूल जैसे कांप रहा था। अब तीनों को समझ आ चुका था, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि उसी दीवार के नीचे दबकर मर चुका एक भूत था। चौकीदार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी छाया दीवार पर लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होती चली गई और फिर उसकी आवाज बदल गई, गहरी, गूंजती। तुम लोग आज मेरी दुनिया में आ गए हो, अब तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। अचानक चौकीदार का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा झुर्रियों से भर गई। चेहरा मिट्टी और राख में सना हुआ और उसकी चाल मानो हवा से बनी हो। उसने एक झटके में देखा और अगली बार सारे दरवाजे और खिड़कियां धड़ाम से बंद हो गए। तीनों बच्चे चीखते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चौकीदार अब इंसान नहीं रहा। वो एक भूतिया रूप में बदल चुका था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। चेहरे पर खतरनाक मुस्कान लिए फुसफुसाया, अब तुम इसी कक्षा में रहोगे और मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अब मेरे साथी बनोगे, सब मरोगे। अब क्या करें? हम फंस चुके हैं। शायद अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक वहां एक बच्चा आता है और कहता है, एक रास्ता है बचने का। तुम और कैसे बचाओगे? अगर तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम ऐसी मदद कर सकते हैं? बताओ, हम जरूर करेंगे। सुनो, जब से मैं यहाँ मरा था तब से इस चौकीदार ने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है। अगर तुम मुझे इससे मुक्ति दिला दो और मेरे घर वालों को बता दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, हम जरूर करेंगे। आज के बाद ये स्कूल बंद होना चाहिए, कोई भी यहाँ ना आए। इतना कहकर जैसे ही बच्चा अपना काम पूरा कर देता है, वो दरवाजा खुल जाता है। तीनों बच्चे तुरंत वहां से भागते हुए निकल पड़ते हैं और तेजी से अपने अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबको सब कुछ बता दिया। अगले दिन गांव के सरपंच उस बच्चे के माता पिता और एक तांत्रिक के साथ गांव में आते हैं। वे पूजा पाठ करके और तंत्र विद्या का सहारा लेते हुए उस 150 साल पुराने भूत को तांत्रिक अपने कब्जे में कर लेते हैं और आखिरकार उस बच्चे को मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वो स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। लेकिन गांव के इस महान तांत्रिक का काम अभी शुरू हुआ है। अब वो जाने कितनी ऐसी शैतानी आत्माओं से लड़ने निकलेगा, ये कोई नहीं जानता। तो अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लो। फिर इसी अंदाज पर अगली बार और भी डरावनी घटनाएं सुनाऊंगा।